हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। दोस्तों, आज हम जानेंगे हायर एजुकेशन आपके यूनिट 10 यूजीसी पेपर 1 में जो आपके यूजीसी नेट और राजस्थान सेट, एमपी सेट, इन सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रहने वाला है। हायर एजुकेशन का टॉपिक है जिसका नाम है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में खुलने स्टार्ट होने वाली है, यानी उनके जो कैंपस है, विदेशी यूनिवर्सिटीज है, उनके जो कैंपस है वो भारत में इस्टेब्लिश होने वाले हैं, वहां यहाँ पर ऑपरेट होने वाले हैं। तो किस तरह से वो यहाँ पे कार्य करेंगे, क्या इनका स्वभाव रहने वाला है, उन्हें कितनी आज़ादी रहने वाली है सिलेबस में, फीस में, टीचर्स में और अपने कैंपस को ऑपरेट करने में, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आया है यूजीसी का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन या रेगुलेशन इसके ऊपर, और इस पर आगे कार्रवाई होने वाली है। ये पहली बार नहीं है, मनमोहन सरकार के टाइम पर भी इस पर ऐसा ही रेगुलेशन आया था और हालांकि वो उस समय लागू नहीं हुआ। अब फिर से ये एक ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है और इसको निश्चित रूप से माना जा रहा है कि ये लागू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इसमें और किस तरह से भारत में स्टूडेंट्स को फायदा होगा या नुकसान होगा, दोनों ही चीजों के बारे में जानेंगे। और ओवरऑल ये किस तरह का हमारे लिए रहने वाला है। तो यानी हम मानते चलें कि भारत में जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो निश्चित रूप से बहुत कम समय रह गया है, उनके ऑफिसेस, उनके कैंपस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया में सेटअप कर सकते हैं फॉरेनर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने कैंपस, और इसके लिए अनुमति है वो भारत ने दे दी है। यूजीसी ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, रेगुलेशन के माध्यम से इसे अप्रूव कर दिया है। तो इस पूरे रेगुलेशन में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी को अपनी प्रवेश प्रक्रिया, यानी एडमिशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, आप एग्जाम लेके करते हैं, आप मेरिट बेस पे करते हैं, या किस तरह से वो एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर और अपने लाभ, जो उनको लाभ होगा बाद में, है ना, एडमिशन प्रोसेस और फीस स्ट्रक्चर, इसके बाद में उनका जो वार्षिक लाभ जो बच रहा है उस लाभ को भी वो अपने मूल कैंपस में भेज सकते हैं। यानी ये बात बस, आजादी तो है, सही है, यानी मैं भारत में ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है, और भारत में मुझे एडमिशन के लिए, फीस के लिए सब स्वतंत्रता है, और मेरा मूल कैंपस कहाँ पे है? अमेरिका में। तो जो भी प्रॉफिट हुआ मैं कहाँ पे भेज दूंगा? अमेरिका में। तो इंडिया से पैसा कहाँ पे चला जाएगा? यूएसए। ठीक है, ये भी है। चलिए, इन विश्वविद्यालय को ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। ऑनलाइन प्रोग्राम आप नहीं चला सकते, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी आप नहीं चला सकते। आप चला सकते हैं कौन से प्रोग्राम? आप वो प्रोग्राम चला सकते हैं जो फिजिकल मोड पे आप चला सकते हैं ना, फुल टाइम प्रोग्राम, और वो भी कौन से? ऑफलाइन या फिजिकल मोड पर। तो आप वो प्रोग्राम चला सकते हैं। उनके लिए सिलेबस डिसाइड करने की बात आए तो उसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि उस सिलेबस को डिसाइड करते समय ऐसी कोई बातें ना हो जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, है ना। तो आपको स्वतंत्रता है, आप पूरा अपना चाहे जितना जैसा चाहे सिलेबस बना सकते हैं, लेकिन आप वो सिलेबस ऐसा ना हो जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। देखो दोस्तों, साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ऐसा कोई इशू ही नहीं आता कि कौन सा भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है, कौन सा नहीं है। न्यूटन्स लॉ है तो है ना। लेकिन जब आता है ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान, है ना, भूगोल, है ना, और या राजनीति, तो उसमें जो बातें गलत, अगर पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है, तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाना जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है, तो उस चीज पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की इसमें कहा भी गया है और बात भी हुई है कि सिलेबस बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको उस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाए।
विश्वविद्यालय को 10 वर्षों के लिए पहले मान्यता दी जाएगी, लेकिन उनका जो रिव्यू है कि आगे वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए 90 वर्ष में रिव्यू मीटिंग है वो की जाएगी। फिर इन्हें कंप्लीट एटोनॉमी होगी इंडियन ब्रांच में, इंक्लूडिंग एकेडमिक मैटर, गवर्नेंस, एडमिशन पॉलिसी, फीस, फैकल्टी हायरिंग एंड, तो ये फैकल्टी हायरिंग ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे अभी आप देखते हो कि भारत में जो कॉलेजेस हैं उनमें ऐसा इतना मुद्दा नहीं है कि टीचर्स को एक एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ले जाना, उनसे बात करना, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन भारत में जैसे कोचिंग सिस्टम है, कोचिंग में आपने पोचिंग वाला नाम सुना होगा, कोचिंग में पोचिंग, ये अभी फिजिक्स वाला और अमन दितरवाल, इनके बीच में भी अभी एक कंट्रोवर्सी चली थी। तो ये जो सिस्टम है ना, ये कोचिंग वाला सिस्टम, वो कोचिंग इंडस्ट्री से यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आएगी, विदेशी यूनिवर्सिटीज आएंगी, तो वो टीचर्स, भारत के जो टीचर्स हैं उनको ज्यादा पेमेंट देकर अपने पास रखना चाहेगी, तो वो कहीं ना कहीं से तो पोच होंगे। ठीक है, तो वो पोचिंग वाली जो समस्या है वो भारत में जो कॉलेज स्तर है वहां तक भी आ सकती है। ये तो बताया सिलेबस जो भारत के इंटरेस्ट में ना हो। तो इसमें आने के पक्ष में, विदेशी यूनिवर्सिटी आने के पक्ष में क्या क्या चीजें हैं, हमारे प्रॉफिट इसे क्या क्या होगा, देश में शिक्षा का स्तर विश्व स्तरीय होगा, बाहर से लोग आएंगे, वो अच्छी एजुकेशन, उनका स्टैंडर्ड है, उससे हम compete कर पाएंगे। उसके अलावा लोकल यूनिवर्सिटीज में भी क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, है ना, कि यार हमें उस यूनिवर्सिटीज तक compete करना है, क्यों, क्योंकि नहीं तो बच्चे हमारे पास ना आकर वहां पे चले जाएंगे। तो इस वजह से जो ओवरऑल पूरे इंडिया में है वो एजुकेशन का स्तर है, वो सुधरेगा। उसके अलावा शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, पढ़ाने का स्तर भी क्या होगा, बेहतर होगा, पढ़ने और पढ़ाने दोनों का स्तर क्या होगा, बेहतर होगा। उच्च शिक्षा के केंद्रों में क्या होगी, वृद्धि होगी, जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज आएंगी, जितने ज्यादा कैंपस आएंगे, उतनी ज्यादा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट और या सेंटर्स है वो बढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा कि हम हायर एजुकेशन की ओर जाएं। ठीक है, छात्र छात्राओं के लिए सीटें भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और रिसर्च और डेवलपमेंट को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जितने ज्यादा सेंटर्स उतनी ज्यादा R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे पास इसमें विपक्ष में भी चीजें आती हैं। एक तो क्या है, फीस बहुत ज्यादा होगी, है ना, तो ये तो मान के चलें कोई विदेशी यूनिवर्सिटीज आ रही है फॉरेन से, वो भारत में आ रही है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ला रही है, सब कुछ डेवलप कर रही है, तो भारत से फीस, भारत में जो प्रेजेंट टाइम में जो यूनिवर्सिटीज में फीस है उससे ज्यादा फीस इसमें रहेगी, तो विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा और बहुत कम विद्यार्थी इसे अफोर्ड कर पाएंगे। हालांकि स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये इसमें शामिल होते हैं, तो वो भी दिए जाएंगे, पर इसे हम बोल सकते हैं कि ये समावेशी नहीं रहेगी। उसके अलावा फैकल्टी पोचिंग वाली जो समस्या है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। और लास्ट में सिलेबस को लेकर विवाद हो सकता है ना, और क्यों हो सकता है सिलेबस को लेकर विवाद, क्योंकि सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस निश्चित ऐसा हो, आपने सिलेबस डिसाइड करने के लिए यूनिवर्सिटीज को छूट दे रखी है। अब अगर उन्होंने ऐसी चीजें डाल दी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, जो आपके भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उसे लेकर आपका विवाद हो सकता है, इसे भी देखना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आने वाली विश्वविद्यालय को करना है, भारत सरकार की वजह तरफ से या जिस भी स्टेट में वो आ रहे हैं उनकी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा, तो ये इस वजह से क्या है, वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होगा, और इस वजह से वो यूनिवर्सिटीज भारत में आने में भी कम इंटरेस्टेड होगी। अगर हम बात करें कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से ही हमें यूनिवर्सिटीज आती हैं तो भारत को प्रॉफिट है ना, और 500 के बाद भी आती है तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब एज सच
वो ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर सकती हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में जितनी टॉप 500 यूनिवर्सिटी से कैंपस है वो भारत में आते हैं। तो एजुकेशन महंगी हो सकती है, ये तो हमने जाना ही। तो एजुकेशन क्या है? एक नोबल कॉज है, हम जानते हैं एजुकेशन किस लिए दिया जाता है। लेकिन वो नोबल कॉज कब पूरा होगा? जब एजुकेशन से हमें फायदा हो, है ना। वो ज्यादा महंगी ना हो, सभी को मिले, अच्छी मिले, अच्छे स्तर पे मिले। ये कोई नहीं चाहता कि विदेशी यूनिवर्सिटीज ना आए आए अच्छी शिक्षा दें, शिक्षा का स्तर भारत में ऊंचाई उठे, भारतीय यूनिवर्सिटीज भी उनके कैंपस को, उनके मॉडल को फॉलो करें, विश्व की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में अपना स्थान है वो डिसाइड करें। और यही सब हम चाहते हैं। और निश्चित रूप से अगर यूनिवर्सिटीज आती हैं तो भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा, उन्हें भी वापस है वो विदेश या बाहर की ओर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये था पूरा टॉपिक कि भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं वो निश्चित रूप से आने वाली है, और उनके लिए जो ड्राफ्ट है वो यूजीसी ने दिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एक चीज पर हम और विचार करते हैं। दोस्तों, राजस्थान सेट एग्जाम और नेट एग्जाम जो आपका फेब में होना है, जून में होना है, उन दोनों के ही जो कोर्सेज हैं वो आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें ज्योग्राफी और पेपर वन दोनों के कंप्लीट क्लासेस और उसके साथ साथ नोट्स, जो नोट्स हैं वो आपको हैंड वो सॉरी प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, और वो प्रिंटेड फॉर्म में आपके होम डिलीवर होंगे। मात्र 5 डेज से अंदर अंदर आपको होम डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो इसमें फुल कोर्स है जिसमें नोट्स और क्लासेस दोनों अवेलेबल है ऐप पर 4500 रुपए में, जिसमें क्लासेस आपकी पेपर वन की क्लासेस चलती है 9 to 10, और 10 से लेकर आपके 3 PM आपकी चलती है ज्योग्राफी की क्लासेस। क्योंकि आप भी जानते हैं सेट एग्जाम, नेट एग्जाम, इन सब के लिए हमें समय कम है, तो हम इसे लाइव क्लासेस आपके 9 से लेकर 3 बजे तक आपकी क्लासेस हैं वो लाइव रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े, ऐप डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देखें, डेमो लें, और क्लासेस अगर पसंद आती है तो अपना कोर्स निश्चित समय में, नियमित समय में पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सर हमें नोट्स नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ क्लासेस लेनी है, तो मात्र 2100 रुपए में आपके पेपर वन और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, क्लासेस वही है, 9 से 3 बजे तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस हैं वो ऐप पर रहती है। उसके अलावा जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं, तो नोट्स हैं वो 17 बुकलेट है टोटल, और मात्र 5 दिनों में, है ना, 5 डेज में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। और ये इसकी जो प्राइस है वो है 2500 रुपए है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी की कंप्लीट जितनी भी यूनिट है वो सारी यूनिट इसमें आ गई है। चलिए दोस्तों, जल्द ही है वो टेस्ट सीरीज राजस्थान सेट एग्जाम के लिए हम ला रहे हैं। राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 120 में से 88 क्वेश्चंस है वो हमारी टेस्ट सीरीज में से मिले थे। तो निश्चित रूप से यही उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सेट एग्जाम में भी हमारी टेस्ट सीरीज से ज्यादा क्वेश्चंस मिले। और इसी के साथ आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।